नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया। ये अंतरिम बजट है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है। तो इस बजट का वैसे कोई मकसद नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो मेन बजट आने वाला होगा वो जुलाई में जो भी सरकार बनाएगी पार्टियाँ वो लेके आएंगी। तो इस बार भी नरेंद्र मोदी का बहुत ही ज़्यादा चांस दिख रहा है फिर से सरकार में लौटने का, फिर से प्रधानमंत्री बनने का। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। सबसे बड़ी जो एक घटना घटी है वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक भूकंप से आया, जब नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन से नाता तोड़ के एनडीए में जाना ठीक समझा। और अब इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू होगा नीतीश कुमार का, तो हम चैप्टर के हिसाब से देखते हैं। नीतीश कुमार का चैप्टर, लालू यादव का चैप्टर और बीजेपी का चैप्टर, एक एक करके सब चैप्टर्स पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। तो चलिए और उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले थोड़ी इतिहास की बातें कर ले। तो नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन तो गए थे 2000 में ही, जो पहला चुनाव हुआ था उनका। तो इसमें उनके पास अल्पमत थी, बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, तो 7 दिनों के बाद ही वो सरकार गिर गई थी। तो 2005 में फिर से सेकेंड टर्म के रूप में वो आ गए, और इस बार जदयू को और बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिल चुकी थी, तो आराम से बहुत बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई। अब उनकी शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी, क्योंकि वो एक तो बिहार उस समय बहुत ही निचले स्तर पे था। हर तरीके से यहाँ पे अपराध की घटनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और प्रगति के मामले में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल होता था। तो इसीलिए एक विज़न के तौर पे नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, जिसमें अपराध को कम करना, काबू करना, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री को लगाना, एजुकेशन और इन सभी चीज़ों पे महत्व देना। तो वहाँ से शुरुआत हुई और अच्छा खासा वो काम कर रहे थे बीजेपी के साथ मिलके। तो इसीलिए अगर थर्ड टर्म की बात करें तो ये 2010 की बात है, जब चुनाव हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया था, और वोटर्स ने 115 सीट्स जो है वो जदयू को दी थी। मेजॉरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए, लेकिन 115 उसमें से जदयू को ही दे दी गई थी। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 22 सीटों पे ही सिमट गई थी। तो ऐसा मान रहे थे लोग कि अब लालू यादव का जो भविष्य है राजनीति में वो उज्जवल नहीं है, वो अब ढलता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पड़ाव था नीतीश कुमार के लिए। अब बात ऐसी है कि जब इस तरीके से आपको लोग साथ देते हैं और आपके ऊपर आपकी छवि अच्छी होती है, आपके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, तो आपको भी लगता है कि अब क्षेत्रीय राजनेता के बजाय पूरे देश के राजनेता की तरह आपको अब आना चाहिए। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार भी सोच रहे थे, और वो चाह रहे थे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा वो बने। लेकिन प्रतिद्वंदिता तो होगी ही, और उसी समय नरेंद्र मोदी आके अपना नामांकन उन्होंने भरा। तो बीजेपी तो चाहेगी कि अपने ही लोग को वो प्रधानमंत्री बनाए, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी बने। और इस बात को लेके नीतीश कुमार उतने खुश नहीं थे, और एनडीए से फिर उन्होंने नाता तोड़ लिया था। ये 2014 के पहले की बात है। 2014 में बीजेपी ने ज़बरदस्त शुरुआत की। 278 सीट्स अपने आप में बीजेपी जीती थी, जो कि बहुमत से भी ज़्यादा है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। अब नीतीश कुमार का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में वो उतना अच्छा नहीं था, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके अलावा वो फिर महागठबंधन के साथ चले गए थे एनडीए को छोड़ के। तो 2015 का जो चुनाव था वो उन्होंने महागठबंधन आरजेडी के साथ लड़ा था। आपको अगर याद हो, आरजेडी ने मात्र 22 सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पे वो 80 सीट्स जीतने के सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब यहाँ पे दोनों के कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, और इस गवर्नमेंट में नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जो लालू यादव के सुपुत्र हैं उनको उप मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे भी 2 सालों में ही कशमकश देखने को मिल गई। और वो बात ऐसी थी कि लालू यादव जो 90 के दशक में पूरे बिहार में एक छत्र राज उनका हुआ करता था, आज वो सेकंड पारी खेल रहे हैं, मतलब सेकंड लीड पे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ज़्यादा सीट्स जीते थे। तो ये बात लालू को भी पच नहीं रही थी और वो चाहते थे कि सरकार उनकी तरह उनके किए जो भी गाइडेंस है उस पर काम करे। और दूसरी बात थी कि तेजस्वी यादव का भी नाम भ्रष्टाचार से घिर चुका था और वो लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ चुका था। तो नीतीश जो अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है, उन्होंने तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए कहा। साथ में जो लालू यादव जिस तरह से वो सरकार चलाना चाहते थे वो वही नीतीश को नामंजूर था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही थे। तो फिर उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ के वापस एनडीए में आ गए थे और फिर सुशील मोदी उनके जो उप मुख्यमंत्री थे वो उनके साथ रहे। उसके बाद फिर से समय का चक्र बदला और अब आ गया 2019 का चुनाव। यहाँ पे भी बीजेपी ने बम्पर परफॉर्मेंस दिखाई, 303 सीटें जीती हैं इस बार। और नीतीश कुमार अब देख रहे थे कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना एनडीए में तो पूरा होगा नहीं, तो क्यों नहीं ट्राई किया जाए अपोजिशन पार्टी के साथ जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं। तो उन्होंने कोशिश की थी इंडी अलायंस के तहत। तो इंडी अलायंस जैसे यूपीए हुआ करता था, अब इंडी अलायंस के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें 16 पार्टियां एक साथ आई थी जो अपोजिशन में थी। और इसको कोऑर्डिनेट करने वाले नीतीश कुमार स्वयं थे, जो कि पटना में इस मीटिंग को करवाया था। तो उनका यही एक विजन था कि इनको प्रधानमंत्री के लिए नामांकित किया जाए। लेकिन ये जो जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं ये अपने ही नेता को चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में देखे या हायर पोस्ट पे। और नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में अगर देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही साधारण रही है, तीसरे पायदान पे आ गए थे 43 सीटों के साथ। तो आरजेडी अभी भी टॉप पे, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे। तो ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को अब ये भी डर सताने लगा कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाती है तो वो अपना मुख्यमंत्री चाहेंगी। तो इस वजह से वो फिर से महागठबंधन के साथ गए, इंडी अलायंस के साथ गए और कोशिश की कि वो भी प्रधानमंत्री फिर से एक बार ट्राई करे। लेकिन फिर वह ऐसा हुआ नहीं और उसमें और सब प्रॉब्लम्स भी आने लगी। जो मेन इशू रहा वो महागठबंधन से जाने का, वो दूसरे चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। और ये है लालू यादव का चैप्टर। तो लालू यादव ने एक तरीका निकाला था, ये 2022 की बात है, उस समय 2023 की बात है। तो आखिरी सालों में लालू यादव कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वही मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार से पाला झाड़ लिया जाए, उनको अलायंस से भी हटा दिया जाएगा और इस बार आरजेडी अकेले दम पे ही लीड करेगी। और बाकी और कोएलिशन के जो पार्टनर्स होंगे तो वो तो होंगे ही, लेकिन कोई इक्वल पार्टनर उस तरीके से नहीं होगा। तो उन्होंने ललन सिंह को कांटेक्ट किया, जो कि उस समय जदयू के अध्यक्ष थे, और इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जदयू के एमएलए को तोड़ के आरजेडी में शामिल करें। और इनको जो ऑफर दिया गया था वो स्पीकर पोस्ट का, यानी विधानसभा के सभापति का इनको पद मिलना था। तो ये बात नीतीश कुमार को उसका भनक मिल गई थी और तुरंत ही इन्होंने कार्रवाई की, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया और फिर पूरी कमान जो है जदयू पार्टी की वो अपने पास कर ली थी। तो इस वजह से वो पार्टी टूटी नहीं। अब आप कहेंगे कि लालू यादव ने ये क्यों किया, क्यों नीतीश कुमार के पीछे वो इस तरीके के षड्यंत्र कर रहे थे। और तेजस्वी यादव को, जो कि बीच में डायलॉग शुरू हो गया था, कैंपेन स्लोगन था कि चाचा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और भतीजा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी, इतनी घबराहट क्यों थी। तो बात ऐसी है कि लालू यादव जो है वो भी लैंड फॉर जॉब स्कैम के उसमें है और इन दोनों पे ईडी की तलवार लटक रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो लालू यादव हो।
तो लालू यादव एक बार कन्विक्ट होकर जेल जा चुके हैं चारा घोटाले मामले में, ये दूसरी बार हो सकता है। और तेजस्वी यादव का भी जो है फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। और बात ऐसी है कि ईडी जो है वो अभी सबसे इफ़ेक्टिव एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, क्योंकि कई और सरकारों के बड़े बड़े मंत्रियों को भी उन्होंने जेल भेजा है। तो लालू तो कोई पोस्ट भी पे भी नहीं थे, और उन्होंने ये समझा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके पास कुछ लेवरेज हो सकती है, कुछ नेगोशिएशन पावर हो सकती है, जिसके कारण वो जेल जाने से बच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, और जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई, जो कि 9वीं बार है, उसके बस दूसरे ही दिन जो है लालू यादव को ईडी ने बुला लिया पूछताछ के लिए, और 8 घंटे पूछताछ की। वही सीन तेजस्वी यादव के साथ था, उनसे भी 8 घंटे पूछताछ की गई। तो यही कारण था कि लालू यादव को इतनी हड़बड़ाहट थी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की। अब आते हैं हम बीजेपी की बात। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बीजेपी की तरफ से ये कहना है, जो जदयू है वो उनको डर था कि आरजेडी वाले उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते, तो इस वजह से वो बीजेपी के साथ हो लिए। दूसरा, समर्थकों को ये लगता है कि बीजेपी ने ये गलत किया है, जिस नेता ने उनको 2 बार धोखा दिया उसके साथ तीसरी बार वो संगठन नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी का अपना भी कुछ प्लान है, स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे एनडीटीवी का एक सर्वे निकला था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर लोग वोट देंगे तो किसको वोट देंगे, तो 53% जो है वो बीजेपी जदयू अलायंस को वोट देंगे। तो ये भी सर्वे मुझे लगता है कि बीजेपी को अपना इंटरनल सर्वे से पता चल गया था। दूसरा है कि देखिए, आरजेडी और कांग्रेस को मात्र 23% है। और दूसरा ये था कि अगर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहते तो उनको कितना वोट मिलता और एनडीए को तब कितना वोट मिलता, तो दोनों के लगभग बराबर 35-35% थे। तो इसीलिए इस हिसाब से तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो एनडीए के साथ नीतीश कुमार को ज़्यादा फायदा होगा, बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस हिसाब से भी बीजेपी को ये लग रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़े। एक और बात ये रही कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाने लगा कि जो नीतीश कुमार है वो अपने आप को घिरा महसूस करने लगे हैं जब से उन्होंने जातीय जनगणना करवाई थी। तो जातीय जनगणना से होता है क्या कि हिंदू पक्ष जो है, हिंदू वोटर बेस, वो डिवाइड हो जाता है, जात पात में बंटवारा हो जाता है उसका। और इसके तो मास्टर लालू यादव स्वयं है, क्योंकि उनका MIMY माई स्ट्रैटेजी वो फेमस है, जिसमें मुस्लिम यादव के वोट जो होते हैं वो जनरली आरजेडी समझती है कि उनके अपने खाते में आएंगे। तो इस वजह से, और बीजेपी को ये खतरा है कि जब भी हिंदू वोटर बेस बढ़ जाता है तो उनको हानि होती है, उनको क्षति होती है। और वैसे भी नेशनल इंटरेस्ट में, देश के हित में भी ये बहुत ही बड़ा और बुरा कदम होता। तो मात्र बिहार में नहीं, पूरे भारत में भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि जात पात के नाम पे हिंदुओं में बंटवारा किया जाए, कुछ कलेश किए जाएंगे। तो इस वजह से भी भाजपा को इसको शांत करना था, और नीतीश कुमार को जब अपने पास ले आए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। तो ये सारी बातें थी। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार का आगे सीन क्या हो सकता है, तो उनका सीन मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से एनडीए के साथ ही वो सिक्योर हो सकते हैं। अब मुख्यमंत्री तो शायद नहीं बन पाएंगे, कि जिस तरह से 2020 में जो चुनाव हुए थे बिहार के, उसमें बीजेपी भी सेकंड पोजीशन पे थी। तो डायरेक्ट टक्कर जो है वो आरजेडी और बीजेपी के मतलब मुकाबला है, और जदयू तीसरे पायदान पे पहुंच गई है। तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पे अब ज़्यादा दिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। तो हो सकता है कि वो केंद्रीय सरकार में कुछ कैबिनेट मंत्री उनको बना दिया जाए, या हो सकता है उपराष्ट्रपति भी बन जाए। दूसरा है भविष्य कि लालू यादव का संकट बहुत बड़ा है। अगर लालू यादव जेल जाते हैं तो एक बात ठीक हो सकती है उनके लिए कि बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। सांत्वना वोट जो है बहुत ही पावरफुल वोट होता है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जेल चल जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है
लालू यादव की पार्टी को, क्योंकि अगर सेनापति ही नहीं मैदान में हो तो सेना का मनोबल गिर ही जाता है। तो इसीलिए आरजेडी के बाकी वर्कर्स जो हैं उनका भी मनोबल गिर जाएगा। अब बीजेपी की बात कर ले, भविष्य क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला होगा। दूसरा है कि 1 साल के लिए ही अगले चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। और जोड़ तोड़ में भी बीजेपी अब बहुत एक्टिव हो चुकी है जब से मोदी शाह ने बीजेपी की कमान संभाली है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस तरीके से सेना को, शिवसेना को भी और अजीत पवार के हिसाब से जो एनसीपी है उसको भी तोड़ दिया गया था। तो इस तरह से बिहार में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ एक ऐसे दल होंगे जिनके जो है लोग को तोड़ के बीजेपी अपने में शामिल कर सकती है। साथ में इनके जो एनडीए के घटक दल है वो इनके साथ परमानेंटली भी देखे जा रहे हैं अभी के लिए, एक्सेप्ट जो नीतीश कुमार इधर उधर करते हैं, बाकी तो इनके साथ ही रह रहे हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो बिहार में भी सरकार बनाएगी और अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। साथ में फेसबुक और ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे। अभी के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।